मान के चलो ये वाटर चाहे इधर मूवमेंट कर रहा है चाहे इधर, ये कहीं भी मूवमेंट करे, ठीक है, यहां से ये कहीं भी मूवमेंट करता है, ऐसे 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 कहीं भी, तो ये कैसा मूवमेंट कहलाएगा ये, या कैसा करंट कहलाएगा ये? वार्म करंट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि इक्वेटर से पोल की ओर, मतलब इक्वेटर टू पोल यदि वाटर मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो वार्म ओशन करंट होता है। समझ गए? बस केवल डायरेक्शन के बेसिस पर ही आप बता सकते हो कि यदि इक्वेटर टू पोल मूवमेंट है वाटर का तो मतलब वो वार्म करंट है। ठीक, फिर पूछते हैं कि कोल्ड करंट क्या है। भाई यहां पे मान के चलो आपका इस रीजन में पूरा बर्फ से ढका हुआ है ये, ठीक है, इसके आसपास जो वाटर होगा वो कैसा होगा? कोल्ड वाटर होगा। और ये कोल्ड वाटर चाहे इधर चले चाहे इधर चले, ऐसे चाहे किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करे, ये ऐसे ये चाहे कहीं भी मूवमेंट करता है, तो ये कैसा होगा? ये जो मूवमेंट होगा ये भी कोल्ड मूवमेंट होगा, मतलब कोल्ड करंट। तो इसका मतलब यदि पोल टू इक्वेटर यदि मूवमेंट है तो इसका मतलब वो कोल्ड ओशन करंट होता है। ठीक है, तो जो मूवमेंट वाटर मूवमेंट यदि पोल टू इक्वेटर है तो कोल्ड ओशन करंट, और इक्वेटर टू पोल मूवमेंट है वाटर का तो इसका मतलब वार्म। कोई भी जो ओशन है आपका, मान लेते हैं कि चाहे पैसिफिक ओशन है, चाहे आपका अटलांटिक है, चाहे इंडियन ओशन है, कोई भी ओशन है, किसी भी ओशन में क्लोज्ड वाटर सर्कुलेशन होता है। मतलब कि ऐसे कहोगे कि एक इस टाइप से क्लोज्ड वाटर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो ये जो क्लोज्ड वाटर सर्कुलेशन है एक्चुअल में ये क्यों होता है, किस वजह से है, इसको हम देखते हैं फिर और ये मान लेते हैं आपका ये कोई ओशन है, ये ओशन है, ये कोई भी ओशन मान सकते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो अर्थ है हमारी वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। इसका मतलब यहां पे जो इक्वेटर के आसपास जो वाटर है वो कैसे मूव करेगा? ईस्ट टू वेस्ट। तो मतलब यहां ईस्ट टू वेस्ट ऐसे मूवमेंट होगा वाटर का। ठीक है, प्लस आप यहां पे कह रहे हो कि जो टेम्परेचर भी ज्यादा होता है नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन में, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें ये एक्सपेंड भी करता है, बल्ज भी डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें बल्ज डेवलप हुआ प्लस इसका मूवमेंट ऐसे है ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो वाटर है ये वाटर क्या करता है कि ये यहाँ कहीं एक्यूमुलेट होने की कोशिश करता है, मतलब यहाँ पाइल अप होता है ये जो वाटर है। ठीक है, जब ये वाटर यहाँ पाइल्ड अप हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पीछे से वाटर आ रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स का आपको पता है कि इफेक्ट क्या होगा कि नदर्न हेमीस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्शन लाता है और सदर्न हेमीस्फीयर में वो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन लाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, यहाँ पाइल्ड अप हुआ वाटर। अब ये जो पाइल्ड अप हो रहा है तो ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो नदर्न हेमीस्फीयर है, ये सदर्न हेमीस्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा राइट में होगा, तो जब हम ऐसे जा रहे हैं तो राइट हमारा इधर होगा। तो इसका मतलब ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये इस जो यहाँ जो वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, पाइल्ड अप हो रहा है, इस वाटर का मूवमेंट एक्चुअल में फिर ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ का जो वाटर है वो अब ऐसे ऐसे मूवमेंट करने लगता है। ठीक, अब इसको क्या होता है कि आगे चल के यहाँ वेस्टर्ली मिल जाती हैं। ठीक है, वेस्टर्ली मिल जाती हैं, तो 30 डिग्री के बाद में आपका 66 डिग्री तक आपका वेस्टर्ली रहती हैं। तो जो वेस्टर्ली मिल जाती है तब इसकी जो वेस्टर्ली है इनकी डायरेक्शन को ऐसे मोड़ देती है वो। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे ये वाटर फिर पाइल्ड अप होने की कोशिश करता है, और जब वाटर पाइल्ड अप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ आने के बाद में फिर क्या होगा कि जो वाटर मूवमेंट है आपका कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि राइट में डिफ्लेक्ट होगा तो ऐसे मूवमेंट होता है, प्लस यहाँ पे इसको ट्रेड विंड मिल जाती है तो इस टाइप से ये मूवमेंट होने लगता है फिर। समझ गए? तो जो एक कंप्लीट क्लोज्ड सर्कुलेशन मिल गया आपको इस रीजन में। तो जो ओशन है, ओशन में इस पार्ट में कंप्लीट सर्कुलेशन है, वाटर सर्कुलेशन है, इसमें एक कंप्लीट वाटर सर्कुलेशन है। ठीक है,
ये जो कंप्लीट वाटर सर्कुलेशन है आपका, इन्हीं को हम कहते हैं गायर। तो मतलब क्लोज्ड वाटर सर्कुलेशन इन ओशंस। जो वार्म करंट है वो तो मैं एक लाइन से ड्रॉ करूंगा, और जो कोल्ड करंट है वो कैसे रहेंगे, डॉटेड लाइन से। ठीक है, देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के आसपास जो इक्वेटर के आसपास जो वाटर होगा वो कैसे मूवमेंट करेगा, ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट है तो इसका मतलब ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। तो इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि ईस्ट टू वेस्ट से। ठीक है, तो ये इक्वेटर के दोनों तरफ जो डेवलप होता है ओशन करंट, तो उसको हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। अब देखो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, जब ये वाटर यहाँ आगे बढ़ता है और यहाँ पाइल अप होने की कोशिश करता है, तो अर्थ के कोरियोलिस फोर्स की वजह से, रोटेशन की वजह से ये आगे बढ़ने लगता है इस टाइप से। अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं आपका, ये हैं वेस्ट इंडीज, बहामास वगैरह, यहाँ पे ये हैं सब। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज में जो आइलैंड को कहते हैं एंटलीज। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे एंटलीज करंट। ठीक है, एंटलीज करंट। तो एंटलीज करंट कैसा करंट होगा आपका, वार्म ओशन करंट होगा। लोकेशन पूछी जाए आपसे, लोकेशन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, फिर इसके बाद आपका देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है आपका एक पेनिनसुला है, फ्लोरिडा। ठीक है, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला है। और जो फ्लोरिडा पेनिनसुला है, ये फ्लोरिडा पेनिनसुला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पेनिनसुला मीन्स होता है आपका कि एक ट्रायंगुलर शेप का जो लैंड मास जो वाटर से घिरा होता है तीन ओर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगुलर लैंड मास है आपका, और ये वाटर से भी कवर्ड है ये। ठीक, अब ये जो वाटर है जब आगे मूवमेंट करता है, तो फ्लोरिडा के पास जब पहुंचता है, तो इसको हम फ्लोरिडा करंट कहते हैं। तो भाई फ्लोरिडा करंट भी कैसा है आपका, ये भी एक वार्म ओशन करंट है। ठीक है, और जब ये इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को पार करके जाता है, तो ये इस टाइप से मूवमेंट करता है ये। ठीक है, ऐसे। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम। यहां गल्फ स्ट्रीम होने का रीजन क्या है, गल्फ स्ट्रीम होने का रीजन ये है कि ये जो वाटर जाता है कनाडा की टेरिटरी में, यहाँ पे जो वेल्स आइलैंड था उस पे मैग्नेटिक नॉर्थ था। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक नॉर्थ पहले वेल्स वेल्स आइलैंड में था, फिर एल्समेयर आइलैंड पर पहुंचा, फिर ऐसे शिफ्ट किया वो। तो ये क्या होता है कि जो शिफ्ट हो रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ, तो मैग्नेटिक नॉर्थ क्योंकि कनाडा में था, और इस वाटर मूवमेंट को और ये पुल कर देता है, मतलब तेज कर देता है इसकी स्पीड को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका गल्फ स्ट्रीम मतलब एक स्ट्रीम आपको मिलती है। ठीक है, यही गल्फ स्ट्रीम आगे चल के इसको हम यहाँ पे फिर इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये भी वार्म ओशन करंट है, ये भी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, ये भी एक वार्म ओशन करंट है। अब क्या होता है कि जो आइसलैंड के पास पहुंच के ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक ऐसे ऊपर की तरफ से चली जाती है, एक यहां से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीनल करंट। तो ये रीनल करंट है आपका।
ठीक है, तो रीनल करंट, और जो ऊपर वाला है वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ही कहा जाता है वो। फिर आगे चल के दोनों मिल जाती हैं और ये फिर नॉर्वे के पास पहुंचती हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन सी में पहुंचती हैं। तो नॉर्वेजियन सी में इसको हम नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन इसको करंट कहते हैं। सारे वार में, सारे के सारे वार में, जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सब वार्म करंट है अभी, क्योंकि वार्म वाटर ही तो जा रहा है ऐसे ही। अब देखो, अब हम जो ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है ये, मतलब कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट यही है। तो ये कोल्ड डेजर्ट है आपका, या एक कैसे कह सकते हो कि एक आइलैंड है आपका, जो लार्जेस्ट आइलैंड भी कह सकते हो उसको। तो ये कोल्ड डेजर्ट क्यों है? तो ये कोल्ड डेजर्ट होने का रीजन ये है कि इसके आसपास यहाँ पे कोल्ड विंड आपको दिखेंगी, या कोल्ड करंट। देखो, यहाँ नॉर्थ पोल से ऐसे एक ऐसे करंट आता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो करंट है आपका, इसको हम कहते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, या इसको इरमिंगर करंट भी कह देते हैं। इरमिंगर करंट, ग्रीनलैंड करंट या इरमिंगर करंट। ठीक है, अब यहां पे देख रहे हो आपका कि ये है बे ऑफ बफिन। तो बे ऑफ बफिन से यहां से एक कोल्ड करंट, ये वाला जो रीजन है ये है लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी से होते हुए आपका यहां पे एक करंट ऐसे आता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेब्राडोर, लेब्राडोर करंट। ठीक है, ईस्ट जो ग्रीनलैंड है आपका, देखो ग्रीनलैंड के ईस्ट में ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, वेस्ट में लेब्राडोर करंट है, ऊपर नॉर्थ पोल है। तो चारों तरफ क्या हो गया इसके, कोल्ड करंट हो गया। और कोल्ड करंट है तो कोल्ड विंड चलेंगी, और कोल्ड विंड चलती है तो वो डेजर्ट बनाती है। तो इसलिए पूरा कोल्ड डेजर्ट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड विंड चलती है। ठीक है, अब देखो ये जो लेब्राडोर करंट है, ये गल्फ स्ट्रीम से जो मिलता है, यहाँ पे एक आइलैंड है, बहुत फेमस आइलैंड है ये आइलैंड का नाम मैं इधर लिख रहा हूँ। देखो ये आइलैंड है आपका न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड जो आइलैंड है आपका, ये क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ये कह सकते हो डेंसिएस्ट फॉग होता है यहाँ पे, डेंसिएस्ट फॉग। दुनिया में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंस फॉग कहाँ पर है, तो वो न्यू फाउंडलैंड पर। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड भी है ये। क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो पहले फॉग क्यों है वो समझते हैं। लेब्राडोर करंट कोल्ड है, ये आपका वार्म है। तो मतलब बहुत बड़े रीजन का जो वाटर है वो वार्म है, और एक बहुत बड़े रीजन का जो वाटर आ रहा है वो कोल्ड आ रहा है। तो इसका मतलब कोल्ड और वार्म वाटर जब मिलते हैं तो वहां पे क्या होगा कि एक फॉग डेवलप होता है। ठीक है, एवापोरेशन डेवलप होता है, वो आपका फिर फॉग में बदलता है। तो इसलिए यहाँ आपको फॉग मिलता है, डेंस फॉग। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड ये सबसे बढ़िया फिशिंग ग्राउंड है। क्यों है? क्योंकि जहां भी आपका कोल्ड और वार्म वाटर मिक्स होता है, तो कोल्ड और वार्म वाटर मिक्स होने से क्या होता है कि वहां जो सनलाइट आती है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन बहुत बढ़िया वहां पे मतलब उनको सरवाइव करने की फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, फोटोसिंथेसिस वगैरह बढ़िया करते हैं वो। ठीक है, तो अब वहां पे उस रीजन में क्या है कि जो फिश होती हैं, फिश के लिए न्यूट्रिएंट्स बढ़िया हो जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वहां पे। ठीक है, तो इन फाइटोप्लैंक्टन या जो जू प्लैंक्टन थोड़े बहुत हैं वहां पे, उनको खाने के लिए जो फिश है वो अट्रैक्ट होती है, मतलब उस रीजन में आ जाती है। तो इसलिए ये जो रीजन होता है आपका, ये जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशन वाटर मिक्स होता है, वो एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होता है वो।
ठीक है, मतलब बेस्ट फिशिंग एरिया होता है वो, तो इसीलिए होता है। बात समझ गए? तो भाई वार्म और कोल्ड वाटर मिक्स होगा तो इनके मिक्सिंग पर क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन के लिए वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है, और इसलिए जो फिश है वहां पे उस रीजन में अट्रैक्ट होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे अपवेलिंग भी होती है। तो अब देखो एक तो ये हो गया, एक ये जो गल्फ स्ट्रीम की वजह से ये जो करंट है यहाँ पे थोड़ी दब जाती है, तो यहां से फिर दोबारा से ये निकलती है, इसको हम कनेरी करंट कहते हैं। तो ये कैसी है आपका, ये कोल्ड है, मतलब ये ऊपर से मूवमेंट कर रही है आपका ये, और ये आपका कनेरी और लेब्राडोर करंट कोल्ड है, इक्वेटर की ओर आ रही है। तो देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में तीन तो हो गई आपका कोल्ड करंट, बाकी सब वार्म करंट है। ठीक है, देखो यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम ऐसे है, और कैनेरी करंट ऐसे है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ऐसे है। तो एक क्लोज्ड वाटर सर्कुलेशन है, मतलब एक गायर सर्कुलेशन तो यहाँ पे हो गया है। ठीक है, इसमें मान लो जैसे एक बाल्टी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम वाटर को ऐसे घुमाते हैं, तो उसमें कोई भी चीज यदि हम छोड़ दें तो क्या है, वो सेंटर में एक साथ इकट्ठी होने की कोशिश करती है वो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये जो वाटर है वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ सी वीड्स होती हैं, सरगासो सी वीड्स, तो ये जो सरगासो सी वीड्स है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, सरगासो स्पीसीज की ये सी वीड्स होती हैं, तो इस रीजन को इसलिए हम कहते हैं सरगासो सी। यहाँ पे सरगासो सी वीड्स पाई जाती हैं। ठीक है, कंसंट्रेट हो जाती हैं, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और सरगासो सी जो है इसकी लोकेशन क्या है, 20 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ इन अटलांटिक ओशन। देखो यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो एक सरफेस की तरह बन जाती हैं। अब जब इंसोलेशन आ रही है, इंसोलेशन ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, प्लस उनको एब्जॉर्ब करती हैं वो, तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उससे लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहाँ की जो एयर है वो राइज कर जाती है, ऊपर चली जाती है वो। अब देखो ये जो सरगासो सी है, इसको हम सी कह रहे हैं, मतलब इस वाले रीजन को, लेकिन कोई भी जो सी होता है उसकी कोई ना कोई कोस्ट लाइन होती है, कोई भी जैसे बाउंड्री होती है लैंड से कनेक्ट होता है, लेकिन ये बीच वाले रीजन में है, तो यहाँ पे कोई कोस्ट लाइन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछाता है कि दुनिया में एक सी ऐसा है जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, विदाउट कोस्ट लाइन का सी है, तो वो सरगासो सी है। ठीक है, सॉरी, विदाउट कोस्ट लाइन सी, सरगासो सी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज है यहाँ पे, देखो जो मयामी वगैरह वाला जो यहाँ रीजन है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर एक रीजन है, ट्रायंगुलर शेप में। देखो ये ट्रायंगुलर शेप में एक रीजन है, और इस रीजन को हम कहते हैं बरमूडा। तो जो बरमूडा ट्रायंगल है आपका, ये एक्चुअल में क्या है कि दुनिया के एक सबसे रहस्यमयी स्थान माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तो शिप डूब चुके हैं, बहुत सारे एरोप्लेन क्रैश हो चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। ठीक है, और इसका रीजन एक्चुअल में पता नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि अभी इसको मतलब इसका जो रीजन, वैलिड रीजन बता दिया गया है। क्या है, देखो यहाँ जैसे सरगासो सी पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होता है कि बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे लॉन्ग क्लाउड्स बनते हैं, जिनमें थंडर स्ट्रॉम वगैरह बहुत होता है। ठीक है, अब थंडर स्ट्रॉम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे दिख रही है, तो इससे क्या होगा कि उसके आसपास के रीजन में, क्लाउड के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो वहां से जब कोई
एरोप्लेन पास होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की चपेट में आके वो क्रैश हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे शिप की बात करें तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है कि वहां पे जो साइक्लोनिक कंडीशन बहुत तेजी से डेवलप हो जाती है, और इसलिए वो जो साइक्लोनिक कंडीशन की वजह से क्या होता है कि वो जो शिप होता है वो वहां डूब जाता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये सब होता है। तो यहाँ पे 100 किलोमीटर लॉन्ग क्लाउड बनते हैं। ठीक है। वो क्यों बनते हैं? इस वजह से। बढ़े आगे। अब देखो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि साउथ अटलांटिक ओशन में कि जब ये ब्राजील के पास आता है तो इसको ब्राजीलियन करंट कहते हैं। तो ब्राजीलियन करंट भी कैसा है? ये भी आपका वार्म करंट है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक और दिखेगा, यहाँ पे आपको ये फॉकलैंड एक आइलैंड है यहाँ पे। ठीक है। फॉकलैंड। तो जो फॉकलैंड आइलैंड है आपका, यहाँ पे आपको एक कोल्ड करंट और दिखता है इस टाइप से। ये पूरी की पूरी अर्थ को क्रॉस करता हुआ जाता है ये। ठीक है। अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन के चारों तरफ है आपका एक पूरी अर्थ को क्रॉस करता हुआ ये एक कोल्ड करंट दिखता है। मतलब ऐसे समझ लो, देखो मान लो ये अर्थ है, तो ये वाला रीजन क्या है हमारा? अटलांटिक ओशन है, मतलब सॉरी अंटार्कटिका है। ठीक है। तो ये करंट आपको यहां दिखेगा इसके चारों तरफ ऐसे। तो ऐसे ही पूरी अर्थ को क्रॉस करता है ये। ठीक है। तो अब ये जो करंट है आपका, ये पैसिफिक ओशन से होते हुए पास हो रहा है। ठीक है। इसको हम कहते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, बहुत स्लो मूवमेंट करता है ये। ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है आपका, ये यहां दिखती है आपको ये करंट ऐसे इस रीजन में। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फॉकलैंड करंट, क्योंकि ये फॉकलैंड आइलैंड के पास में है। फॉकलैंड आइलैंड वैसे यूके का है ये। तो फॉकलैंड करंट, और इसी फॉकलैंड करंट की वजह से यहाँ अर्जेंटीना में यहाँ पर एक डेजर्ट है। सारे के सारे डेजर्ट वैसे तो आपका कहाँ होते हैं? वेस्ट में होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के। लेकिन ये जो डेजर्ट है आपका, ये डेजर्ट यहाँ पे ईस्ट में है। तो ये है आपका पैटागोनिया डेजर्ट। अर्जेंटीना में। हम्म? ये इस वजह से ही है क्योंकि कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट की वजह से कोल्ड विंड चलती हैं। हाँ। और इसलिए आपका डेजर्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो करंट है आपका यहाँ से कोल्ड करंट ऐसे फिर अफ्रीका की तरफ मुड़ती है। इसको हम कहते हैं बेंगुला करंट। तो ये बेंगुला करंट है आपका ये। तो जो बेंगुला करंट है आपका ये भी कोल्ड करंट है। तो बेंगुला करंट की वजह से क्या है कि नामीबिया में यहाँ पर एक डेजर्ट है, एक डेजर्ट यहाँ पर है ऐसे। तो देखो ये डेजर्ट है नामेब डेजर्ट इन नामीबिया, और ये है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है। तो कालाहारी 3 कंट्रीज में फैला हुआ है। नामीबिया, नामेब डेजर्ट नामीबिया में है। नहीं देखी? पता है? तो देखो टाइटैनिक एक जहाज था, उसके ऊपर पानी मतलब शिप था, उसके ऊपर वो बनी हुई है। तो उसमें क्या है, सबको पता है कि 1912 में जो एक टाइटैनिक था, और जो टाइटैनिक शिप था वो कभी ना डूबने वाला शिप बनाया गया था कि भाई वो कभी नहीं डूबेगा। मतलब एक मतलब काफी अच्छी इंजीनियरिंग, अपनी पहली ही जर्नी में खत्म मतलब डूब गया था ये।
जो कभी ना डूबने वाला जहाज था वो पहली जर्नी में डूब गया। तो अब कैसे डूब गया, क्या इसके पीछे रीजन रहे हैं वो देखते हैं। देखो वो 1912 में मार्च अप्रैल की बात है ये, और ये निकला था आपका यूके से यूएस के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जब यहां से ये निकला है, अब यहां पे आता है, यहां डूबा था वो। यहां से जब वो निकला है न्यू फाउंडलैंड के आसपास जब आता है वो, तो यहाँ क्या है कि मार्च अप्रैल की बात है। तो लेब्राडोर करंट तो बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड है, और गल्फ स्ट्रीम आपका ये एक्सट्रीम हॉट है। ठीक है। ये एक्सट्रीम कोल्ड है, ये एक्सट्रीम हॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब ये दोनों मिलेंगे वाटर, तो बहुत ज्यादा घना कोहरा बनेगा। ठीक है। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। प्लस आपका जो बफिन बे है आपका, तो लेब्राडोर करंट से होते हुए यहाँ बफिन बे से, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड है, तो यहाँ से जो आइसबर्ग को यहाँ से ये अपने साथ लेके आती है ये करंट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक आइसबर्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो यहाँ तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहाँ से एक आइसबर्ग लेके आती है जो यहाँ होता है। जो ये आइसबर्ग है, आइसबर्ग का मतलब होता है कि एक आइस का टुकड़ा जो आपका वाटर में होता है। तो जो आइसबर्ग है आपका, आइसबर्ग यहाँ आता है। तो आइसबर्ग जिस टाइम पे यहाँ था, उस टाइम पे आपका यहाँ से शिप पास हो रहा है, वो दिखा क्यों नहीं? क्योंकि विजिबिलिटी कम थी, प्लस आपका जो शिप था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और जबकि स्पीड यहाँ पे कम होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी नॉर्मली भी कम रहती है, क्योंकि यहाँ पे डेंस फॉग होता है। ठीक है। तो इसलिए इन वजह से क्या होता है कि विजिबिलिटी कम थी और उसको वो दिखा नहीं, और वो जो आइस वर्ग है उसमें वो टकरा जाता है। तो तब दिखता है वो जब बिल्कुल पास आ जाता है वो, तो उससे टकरा जाता है, वो टूट जाता है बीच में से, वो डूब जाता है। अब हेडिंग डालो पैसिफिक ओशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो कुछ बेसिक सी चीज समझ लेते हैं पहले यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक चैनल या स्ट्रेट कह सकते हो जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, नहीं तो फिर इधर लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग चैनल। ठीक है। तो जो बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग चैनल है, ये क्या है? एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मास को सेपरेट करती है, या ऐसे कह सकते हो कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि रसिया और अलास्का या फिर नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है। ठीक है। तो एक नैरो वाटर बॉडी है, देखो यहाँ पे देख भी लो इसको। ठीक है। तो जो साउथ चाइना सी है आपका, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सी है, तो एक बार देख लो। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म है, फिलीपींस करंट वार्म है, सूसियो करंट वार्म है, और क्यूरोसियो करंट वार्म है। तो क्यूरोसियो आपका कोस्ट ऑफ जापान पर दिखती है। अब यही करंट क्या है कि अलास्का की तरफ आपका इस टाइप से ये टर्न हो जाती है, और अलास्का के कोस्ट पे आके ये इस टाइप से आपको दिखती है। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट।
तो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कैसी आपका, ये भी वार्म ओशन करंट है। यहां जो आपको दिखेगी ये अलास्का करंट दिखेगी, ये अलास्का करंट है, तो ये भी वार्म करंट है। अलास्का करंट आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कई बार पूछ ली जाती है। यहां देख लो एक बार, देखो देखो ये अलास्का है, ठीक है, अलास्का है ये। तो यहां से क्या हो रहा है कि यहां से करंट जा रही थी इस टाइप से, तो ऐसे मूवमेंट करने लगती है। तो पूछा भी जाता है कई बार कि इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है। तो देखो ये तो सभी जो करंट है यहाँ पे, देखो ये जो सभी करंट है आपका, जैसे यहां से गई और इस टाइप से जा रही है आगे, ठीक है, यहां से ऐसे, और जब ये अलास्का के पास पहुंचती हैं, ठीक है, जब ये अलास्का के पास पहुंचती हैं तो ये इस टाइप से जारी होती हैं, लेकिन यहाँ इसके कोस्ट से टकरा के ये इस टाइप से ऐसे मूव करती है। तो इसकी डायरेक्शन इसलिए कई बार पूछी जाती है, क्योंकि ये जो पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन में ये करंट ऐसी है जो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है नॉर्थ पैसिफिक में, ठीक है, यहाँ पे दिख ही रहा होगा। या इसको और ये ऐसे आ रही है, तो ये बल्कि नॉर्थ टू मतलब साउथ भी कह सकते हो इसको, ये और इधर की तरफ आएगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसकी आपने देखा ही अभी कि कोस्ट कैसा है इसका। अब यहां पे क्या दिखेगा आपको, एक करंट चुक्षी सी से आती है, बेरिंग स्ट्रेट को पार करती हुई यहां पे, ये है आपका ओयो सीओ। ओयो मीन्स होता है कोल्ड और सीओ मीन्स आपका करंट। तो ओयो सीओ मतलब ये कोल्ड करंट है। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको क्यूराइल करंट कहते हैं। क्यूराइल करंट या ओयोसीओ, बात एक ही है। तो क्यूराइल करंट और ओयोसीओ कैसी है, कोल्ड करंट है ये। फिर यहां ओखतास्क सी से एक करंट ऐसे आती है, तो ये ओखतास्क करंट है, ये भी ठंडी है, ओखतास्क करंट, तो ये भी ठंडी करंट है आपका ये, ठीक है। तो ओखतास्क करंट ये भी ठंडी है, ओयोसीओ करंट ये भी ठंडी है, और ये जो दोनों हैं आपका फिर आगे निकलती हैं इस टाइप से, इनको हम कहते हैं कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट ये भी कोल्ड करंट है। अब इसके बाद साउथ की बात करें, देखो साउथ पैसिफिक में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास यहां से ऐसे एक करंट आती है, यह है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, तो ये वार्म करंट है ये। और यहां से होते हुए आपको पता है कि एक वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ऐसे चल रही है, ठीक है, तो ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, तो ये भी कोल्ड है। इसी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से यहां पे ये निकली है एक, जिसको हम कहते हैं पेरू या हमबोल्ट करंट, क्योंकि ये वाला जो कंट्री है ये पेरू है, ये आपका चिली है, तो इसको पेरू या हमबोल्ट करंट कहते हैं। ये भी कैसी है, कोल्ड करंट है, तो ये भी कोल्ड है। एक गायर सर्कुलेशन यहाँ पर करती है, तो पता ही है कि यहाँ पे यदि लो प्रेशर है तो इंडिया में लो प्रेशर होगा, यहाँ हाई प्रेशर है तो इंडिया में भी हाई प्रेशर होता है, ठीक है। ये जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है ये क्योंकि वार्म है, इसलिए ये पूरा जो रीजन है इसका, जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, ये पूरा हरा भरा रहता है, रेनफॉल अच्छी रहती है। बाकी इसके इधर देखें वेस्ट में, तो वेस्ट में यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट है, ये कोल्ड है।
तो वेस्ट में जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट कोल्ड है ना, इसकी वजह से ये पूरा 60% जो आपका रीजन डेजर्ट है। और यहाँ पे 5 बड़े बड़े डेजर्ट हैं, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, ये सब बड़े बड़े डेजर्ट हैं। आपको पेरू और हम्बोल्ट करंट के बारे में बताया था कि अल नीनो और ला नीना इफेक्ट है ना, पूरी एक कंसेप्ट बताई थी ये तो डिटेल में। तो ये पेरू करंट जो होता है, ला नीना और अल नीनो जो सिचुएशन है, वो इसी की वजह से डेवलप होती है। ठीक है, अब इंडियन ओशन में आ जाओ। इंडियन ओशन देखो, इसमें इसमें क्या है कि इक्वेटर यहां से होते हुए पास कर रहा है ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो इक्वेटर है, ध्यान से देखना है इसको। इक्वेटर के पास में यहां पे एक करंट डेवलप होता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। यहां एक करंट डेवलप होगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये भी वार्म है, ये भी वार्म है। जो पहले इसको बता देता हूं, फिर उसके बाद देखेंगे। ये जो वार्म ओशन करंट है, जब आगे बढ़ता है ये इस टाइप से, तो मोजाम्बिक के पास पहुंचता है। तो जो मोजाम्बिक करंट है आपका, ये कैसी है आपका, ये वार्म करंट है ये। तो मोजाम्बिक करंट भी आपका वार्म करंट है ये। ठीक है, यहां आपको पता है कि, देखो यहां आपको पता है कि यहां से एक ऐसे, ये कौन सी है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चल रही है। तो जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है आपका, ये पूरी क्रॉस करती हुई जा रही है इसको। ठीक है, अब देखो, तो ये जो करंट है आपका, यहां से होते हुई इस टाइप से ऐसे निकलती है ये। तो ये है अगुलास करंट। अगुलास करंट, ठीक है, इसको अगुलास करंट कहते हैं। ये भी कैसी है, वार्म है। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, मोजाम्बिक करंट को ही अगुलास कहते हैं। कई बुकों में ये कोल्ड करंट भी लिखी होती है। अब क्या हो रहा है कि यहां से ये ऐसे, ये इस टाइप से चलती है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है। तो ये तो गायर सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो एक गायर सर्कुलेशन ये हो गया, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 5। 2 अटलांटिक में और 2 पैसिफिक में, और एक हो गया हमारा इंडियन ओशन में। ठीक है, ठीक है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। अब यहां पे देखो, ये जो वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला, ये पार्ट ऐसा है कि जिसमें एक्चुअल में फिक्स गायर सर्कुलेशन नहीं है। ठीक है, देखो कैसे, यहां से जब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है समर सीजन में, तो इस कोस्ट से, क्योंकि यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है अरेबियन सी का, तो इन कोस्ट से टकरा के ये जो वाटर है, ये इस टाइप से चलता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको बे ऑफ बंगाल में जाता है, फिर यहां से ऐसे इस टाइप से आ रहा होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये तो समर सीजन में है, और इसी की वजह से आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, जो हवाएं आपका इसके साथ ही घूम जाती हैं। ठीक, लेकिन समर विंटर सीजन में आपको पता है कि हमारा जो मानसून है वो लौटता है। जब मानसून लौटता है, तो इसका मतलब जो विंड है वो ऐसे लौटती हैं। तो ये भी जो सर्कुलेशन है ना, ये पूरा रिवर्स हो जाता है, ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। तो इसलिए इसको एक कंप्लीट गायर सर्कुलेशन नहीं कहते इसको, क्योंकि इसमें ये
फिक्स्ड सर्कुलेशन नहीं है, ये रिवर्स हो जाता है विंटर सीजन। ऐसा पूरी दुनिया में यही देखने को मिलता है। और ये भी क्यों? क्योंकि कोस्ट ऐसे हैं, मतलब अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल का जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा है। तो देखो ये किस किस पर इफेक्ट डालता है? क्लाइमेट, यूरोप का जो नॉर्थ पार्ट है इनकी वजह से बचा हुआ है। ग्रीनलैंड डेजर्ट है वो भी इनकी वजह से है। हमारे इंडिया में मानसून है तो भी इसकी वजह से है ना। यह इसका इफेक्ट अलग अलग रीजन में अलग अलग है। तो क्लाइमेट पर इफेक्ट होता है। इसके अलावा नेविगेशन पर भी इसका इफेक्ट होता है। कैसे? कि मान के चलो आपका कि यहाँ से ये जो वाटर है वो मूवमेंट कर रहा है, तो यहाँ से कोई शिप चल रहा है तो इस इसके साथ साथ वो भी चलता रहेगा, मतलब उसकी भी स्पीड बढ़िया रहेगी, उसका फ्यूल बचेगा उसका, है नहीं। और इसके अगेंस्ट चलेगा करंट के तो उसमें फ्यूल ज्यादा खर्च होगा। तो नेविगेशन में भी ये ऐसे हेल्प करता है। इसके अलावा फिशिंग ग्राउंड भी, जैसे हमारा नेविगेशन में भी हेल्प करते हैं ये, वहाँ के क्लाइमेट वेदर में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये इनके पूछा जाए कि भाई क्या क्या इम्पैक्ट होता है ओशन करंट का, तो वो आप बता सकते हो।